गुड मॉर्निंग बच्चों। बीएसटी में 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज 3rd चैप्टर के बारे में बात करेंगे। चैप्टर का नाम है निजी, सार्वजनिक और भूमंडलीय उपक्रम। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था व्यावसायिक संगठन के कौन कौन से स्वरूप होते हैं। एकल व्यवसाय, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, साझेदारी, सहकारी समिति और कंपनी। ये सब जो व्यवसाय हैं ये निजी व्यवसाय है। तो सार्वजनिक व्यवसाय कौन से होते हैं? सार्वजनिक व्यवसाय वे होते हैं जिनकी स्वामी सरकार होती है। सरकार है जिनका संचालन और प्रबंध करती है। तो ऐसे उपक्रम सार्वजनिक उपक्रम कहलाते हैं। और भूमंडलीय उपक्रम क्या होते हैं? ऐसी कंपनी जिसका व्यवसाय विश्व के अनेक देशों में फैला होता है उसे कहते हैं भूमंडलीय उपक्रम। अर्थ समझ में आ गया? निजी क्षेत्र में और निजी स्वामित्व में जो व्यवसाय चलते हैं उनको तो क्या कहा जाता है? निजी उपक्रम। जिनकी स्वामी सरकार होती है, प्रबंध और संचालन भी सरकार करती है, तो वो कौन से उपक्रम है? सार्वजनिक उपक्रम। और जिन उपक्रमों की शाखाएं या व्यवसाय अनेक देशों में फैले होते हैं उनको कहते हैं भूमंडलीय। इन उपक्रमों के लिए सरकार समय समय पर नीति बनाती रहती है। सन 1948 में पहली उद्योग नीति बनी थी। पहली औद्योगिक नीति बनी थी। उसके बाद 1956 में औद्योगिक नीति बनाई गई और 1991 में इन उपक्रमों के लिए औद्योगिक नीति बनाई गई थी। अब देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संगठनों के स्वरूप। सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं उनमें कौन कौन से उपक्रम आते हैं? तो सबसे पहले देखिए विभागीय उपक्रम। विभागीय उपक्रम क्या होते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का यह सबसे पुराना और परंपरागत स्वरूप है। इसमें उपक्रम को किसी मंत्रालय के एक विभाग के रूप में स्थापित किया जाता है एवं यह मंत्रालय का ही एक भाग या उसका विस्तार माना जाता है। जो विभागीय उपक्रम होते हैं उनको एक मंत्रालय के रूप में स्थापित किया जाता है। ये मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। जैसे राजस्थान सरकार है, कई मंत्री बने हुए हैं, उनके पास में अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, वो क्या कहते हैं? विभागीय उपक्रम। सरकार इन विभागों के माध्यम से ही कार्य करती है। ये जो अलग अलग मंत्री बनाए गए हैं ये मंत्री ही सरकार को चलाते हैं। तो सरकार इन विभागों के माध्यम से ही अपना काम करती है। ये विभाग सरकार की गतिविधियों के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। इनके बिना सरकार ठीक से नहीं चल पाती है। सारी की सारी जो सरकार की गतिविधियां होती हैं ये विभाग ही उसे पूरा करते हैं। सरकार जो नियम बनाती है ये विभाग ही उसे लागू करते हैं। इनका गठन स्वायत्त और स्वतंत्र संस्था के रूप में नहीं किया जाता और इनका स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व नहीं होता। ये सरकार के अधिकारियों के माध्यम से कार्य करते हैं। सरकार में जो अधिकारी होते हैं
IAS, RAS और भी जो निचले स्तर के अधिकारी हैं, उनके माध्यम से ये विभाग काम करते हैं तथा इनके कर्मचारी सरकारी कर्मचारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सरकारी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी जहां भी काम करने जाते हैं वो विभागीय उपक्रमी है। ये उपक्रम केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन हो सकते हैं, यानी केंद्र सरकार के भी हो सकते हैं और राज्य सरकार के भी हो सकते हैं। रेलवे है, रेलवे, बैंक, ये सब सेंटर में आते हैं। तो ये विभाग केंद्र के अथवा राज्य सरकार के हो सकते हैं तथा इनमें केंद्रीय अथवा राज्य सरकारों के नियम लागू होते हैं। अगर राज्य सरकार के हैं तो राज्य सरकार के नियम लागू होते हैं, केंद्र सरकार के उपक्रम है तो फिर केंद्र सरकार के नियम लागू होंगे। जैसे रेलवे विभाग, डाक विभाग, ये जो विभाग हैं ये केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। इन पर नियंत्रण किसका होता है? केंद्र सरकार का। और राज्य सरकार के जो विभाग हैं उन पर नियंत्रण किसका? राज्य सरकार का है। अब देखिए इनकी विशेषताएं, विभागीय उपक्रमों की विशेषताएं। नंबर 1, इन उपक्रमों के लिए धन सरकारी खजाने से आता है। धन कहां से आता है इनके लिए? सरकारी खजाने से। सारा जो भार होता है वो सरकार उठाती है तथा इसका नियोजन सरकार के बजट में किया जाता है। सरकार किस विभाग पर कितना खर्च करेगी ये बजट में पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है, उसी के अनुसार विभागों पर धन खर्च किया जाता है। इनके द्वारा अर्जित राजस्व, यानी इन विभागों में जो राजस्व क्या होता है? टैक्स। जो इनकम आती है वो इनकम भी सरकारी खजाने में ही जमा होती है। पैसा कौन खर्च करता है? सरकार। और इनकम भी कहां जाती है? सरकार के पास। अगला देखिए, अन्य सरकारी क्रियाओं के समान इन पर भी लेखांकन और अंकेक्षण नियंत्रण लागू होते हैं। अन्य सरकारी क्रियाओं के समान यहां भी अंकेक्षण और लेखांकन के नियम लागू होते हैं। अंकेक्षण क्या होता है? ऑडिट, खातों की जांच करना, वो नियम यहां भी लागू होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन उपक्रमों के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी कहलाते हैं। इनकी भर्ती एवं सेवा शर्तें वही होती हैं जो सरकार के सीधे तौर पर अधीन कर्मचारियों की हैं। इनके कर्मचारी सरकारी कर्मचारी कहलाते हैं और इनकी भर्ती कौन करता है? सरकार करती है। इनके मुखिया IAS अधिकारी और नागरिक सेवा से होते हैं। मुखिया कौन होता है विभाग का? IAS अधिकारी। IAS अधिकारी इन विभागों के मुखिया होते हैं जो नागरिक सेवा से आते हैं तथा इनका स्थानांतरण और मंत्रालय, एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में हो सकता है। इनका स्थानांतरण एक विभाग से दूसरे विभाग में होता रहता है। अगला देखिए, यह सरकारी विभाग का प्रमुख उपमंडल माना जाता है तथा सीधे मंत्रालय के नियंत्रण में होता है। नियंत्रण किसका होता है? यहां मंत्रालय का, मंत्री का नियंत्रण होता है। उसके अधीन IAS अधिकारी काम करता है। IAS अधिकारी विभाग का मुखिया होता है, उसके नीचे भी कई अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये मंत्रालय के प्रति जवाबदेह होते हैं क्योंकि इनका प्रबंधन सीधे संबंधित मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये विभाग मंत्रालय के प्रति जवाबदेह होते हैं। अगर कुछ गलत हो जाता है तो जवाब कौन देगा? मंत्रालय देगा। तो मंत्रालय के प्रति जवाबदेह होते हैं क्योंकि प्रबंध और नियंत्रण कौन करता है? मंत्रालय करता है।
अब देखिए इसके लाभ क्या क्या है। संसद के लिए इनका प्रभावी नियंत्रण सुगम होता है। संसद हो, विधानसभा हो, इन पर नियंत्रण करना सुगम होता है। दूसरा देखिए, इसमें उच्च स्तर की सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित होती है। जवाबदेही किसकी होती है? मंत्रालय की होती है। मंत्रालय को जनता को जवाब देना पड़ता है। जवाब देकर यह बताना पड़ता है कि विभाग क्या काम कर रहा है। कोई गलती होती है तो वो भी जनता के सामने मंत्रालय को स्वीकार करनी पड़ती है। नेक्स्ट, इसमें उपक्रम की अर्जित आगम क्या? आय। इसमें उपक्रम की अर्जित आगम सीधे सरकारी खजाने में चली जाती है, अतः यह सरकार की आय का स्रोत है। सरकार की आय इन डिपार्टमेंट से, इन विभागों से आती है जो सरकारी खजाने में जमा होती है, तो ये सरकार की आय का मुख्य स्रोत है। अगला देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से यह सबसे अधिक उपयुक्त स्वरूप है, क्योंकि यह मंत्रालय के सीधे नियंत्रण और निरीक्षण में होता है। सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह सबसे अत्यधिक उपयोगी स्वरूप माना जाता है, क्योंकि यह मंत्रालय के नियंत्रण में होता है। सीमाएं या दोष देखिए। नंबर 1, इस प्रकार के संगठन में लचीलेपन की कमी होती है, जबकि व्यवसाय को सुगमता से चलाने के लिए लचीलापन आवश्यक होता है। लचीलापन क्या होता है? लोच। रबर को हम खींचते हैं, बढ़ जाता है, छोड़ते हैं, वापस उसी स्थान पर आ जाता है, इसको कहते हैं लोच। तो इन विभागों में लोच की कमी होती है, जबकि व्यवसाय चलाने के लिए लोच का होना आवश्यक होता है। सेकंड देखिए, कर्मचारी और विभागाध्यक्ष बिना संबंधित मंत्रालय के अनुमोदन के किसी भी मामले में स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसलिए निर्णय लेने में देरी हो जाती है। निर्णय कौन करता है? मंत्रालय। आईएएस अधिकारी जो विभाग के मुखिया हैं, वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होते हैं, तो निर्णय लेने में देर हो जाती है, और निर्णय लेने में जब देर हो जाती है तो लाभ के अवसर हाथ से निकल जाते हैं। अगला पॉइंट देखिए, यह उपक्रम व्यावसायिक अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते। सरकारी अधिकारियों द्वारा अनुमति प्रदान करने में अत्यधिक सतर्कता बरती जाती है, इसलिए ये उपक्रम जोखिम भरे कार्य नहीं कर पाते हैं। अगला देखिए, दिन प्रतिदिन के कार्यों में अत्यधिक लाल फीताशाही है। लाल फीताशाही क्या होती है? रिश्वत। दिन प्रतिदिन के कार्यों में इन विभागों में लाल फीताशाही होती है, रिश्वत ज्यादा चलती है, तथा उचित प्रक्रिया के पूरा होने पर ही कोई कार्यवाही प्रारंभ हो सकती है। प्रक्रिया लंबी चौड़ी होती है, तो प्रक्रिया पूरी होने पर ही आगे कोई कार्यवाही आगे बढ़ सकती है। नेक्स्ट, मंत्रालय के माध्यम से राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। मंत्रालय इन विभागों में अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप करते हैं। नेक्स्ट, ये संगठन उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील नहीं होते, तथा इनके द्वारा प्रदान की गई सेवाएं भी अपर्याप्त होती हैं। उपभोक्ताओं के प्रति ये संवेदनशील नहीं होते हैं। कई बार हम सरकारी बस में बैठते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बस में बैठते हैं, बस की सीट फटी हुई है, खटारा हो रही है, खड़पड़ की आवाज़ आती रहती है। ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन की सीट फट रही है, टॉयलेट गंदे हैं, तो ये विभाग संवेदनशील जनता के प्रति नहीं होते हैं। तो आज इतना ही, बाकी कल देखेंगे। ओके, थैंक्स बेटा।